की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही न हो। और आपके अमृत काल में The cost of medical treatment has been doubled in the last 5 years. रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? मैडम भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर पहाड़ नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचान। लेकिन हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जिनसे थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना उनके मन में मणिपुर के लिए कोई जज्बा दिखा और ना ही उनके बातों में मणिपुर का कोई जिक्र उठा। 600 दिनों से ऊपर चल रही एथनिक वायलेंस मैडम, 240 से ऊपर मणिपुर के भाई और बहनों की मौत, 1500 से ज्यादा जख्मी लोग, more than 5,600 arms, 6.5 lakhs rounds of ammunition looted from police armories, करीबन 68,000 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, 13,000 से ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज, कई लापता लोगों की डायरी, लगातार दहशत की खबरें। फिर भी सरकार ने अपनी चुप्पी मणिपुर पर नहीं तोड़ी। Madam, in the past 22 months, every individual has taken to the streets of Manipur protesting and demanding peace. The apex student body of the Northeast staged a protest against the Prime Minister and the Home Minister for their failure to handle the crisis. The Indigenous Tribal Leaders Forum, the Kuki Front, organized a mass rally alleging that the central agencies were cherry-picking in order to appease the majority community at the expense of the minorities. Madam, कल तक मैतेई कम्युनिटी के महिलाओं ने प्रोटेस्ट स्टेज किया और होम मिनिस्टर को अर्ज किया कि आप जाएं और मणिपुर में शांति लाएं। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं और हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि वेदर यू लाइक दिस फैक्ट और नॉट, मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है। मैम, 550 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, police officers, activists, lawyers, filmmakers, journalists, academics, writers, they had to unitedly issue a public statement urging the Honorable Prime Minister to speak out about the ongoing ethnic violence in Manipur, but there was pin drop silence from the Prime Minister's end. और जब वो पहली बार बोले
तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस की तब की सरकार को कोसा, जबकि मणिपुर में डबल इंजन उन्हीं की चल रही थी। सर, only a few empty words were spoken by the Prime Minister and not even a single substantial step was taken by the central government to handle the Manipur crisis. It was the widespread reporting of this shameful incident of public humiliation of 2 tribal women which led to the judicial intervention of the Supreme Court demanding accountability from the state government. And unfortunately, the United Nations too raised alarms about the blatant abuse of human rights in Manipur, citing reports of extrajudicial killing and sexual violence. What is the point? What is the point? What is the point of discussing Manipur, madam? What is the point of discussing the budget of Manipur? Manipur has experienced higher inflation rates every month since violence broke out in the state. 70% of Manipur lives in the villages with a monthly inflation rate of 10 to 12%, the highest inflation among all states in the country. Youth employment in Manipur is at 23%. Mantri. Budget for healthcare slashed by 23% and 11.5%, and budget for education slashed by 17% and 5.6% in the past 2 years. Budget for nutrition has been cut by 25%. Social security spending for tribal communities have seen a massive cut of 47%. And price rise is bleeding every family dry, no matter what their ethnicity be. What has the Manipur budget demands of grant proposed for reducing inflation and ease supply chain for the network of the state? Approx 6,164 children between 6 months to 6 years, 2,638 adolescent girls, 232 pregnant women, 753 lactating mothers are currently living across 325 camps in Manipur. By April 2024, 554 babies were born in relief camps since the violence erupted, including 2 maternal deaths as per official data. Madam, media reports के अनुसार चुराचंदपुर के एक रिलीफ कैंप में 80 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, कभी ट्रॉमा तो कभी मैलन्यूट्रिशन तो कभी बीमारी से। एक 36 साल के नौजवान ने एक रिलीफ कैंप में अपनी खुद की जान ले ली। 665 days of continuous conflict assaulted the well-being of 30 lakh people of Manipur. Youth has no future. Women and children are cramped in the relief camps. Elderly says that they have no hope for the future. आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं, लेकिन जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घनास आया। Madam, my humble question is, if president's rule was the solution, why was it not imposed months ago, when people were continuously dying and houses were set ablaze? After allowing Manipur to burn for months, today you are here with a bouquet of rosy promises. Please remember, Madam, please remember, Madam, please remember, कि फिर नहीं, once today you are here offering bouquet of rosy promises, please remember, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कबर कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता. Please remember this. Madam, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए. अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए. माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए. माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं. There is a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में. मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? Home Affairs was said that the ministry will talk to both the groups so as to bridge the ethnic divide at the earliest, पर उस bridge का टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ. The bridge has not yet been constructed. Mr. Shah visited Manipur on 29th May 2023 and constituted a peace committee under the chairpersonship of Governor of Manipur, but there has been no development since. बाद में देखा गया that the governor को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया because she echoed the voice of the people of Manipur saying that मणिपुर के लोग दुखी है, मणिपुर के लोग अपसेट है. उन्होंने सिर्फ मांगा था कि प्रधानमंत्री एक बार आए और उनसे मिले. इसमें इतनी गलत बात कुछ नहीं है मैडम. Is this the reason why the government always shies away from discussion and debate? The truth is double engine ran over the people of Manipur.
The double engine, your double engine ran over the people of Manipur. And on the other hand, we have our leader, madam. जब कभी भी कहीं कोई दुर्घटना घटी, जब कहीं बस्ती में आग लगी, जब कहीं आंधी उठी, हमारी लीडर वहां खुद जाके खड़ी हो गई। और जहां खुद नहीं जा पाई, वहां पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, चाहे वो हथरस हो या लखीमपुर खेरी, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या वायनाड या वो मणिपुर हो, हमेशा वो दूसरों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी। इसलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है, ये बोलते हैं हम। और अंत में मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मणिपुर का बजट बनाए, सप्लीमेंट्री बजट बनाए। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं। सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर किसान खुद क्या खाएंगे, अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे। सर ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government owned goshalas, especially the BJP ruled state. तो सर पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी।